दूसरा भाग होता है प्रेजेंट का दूसरा भाग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इससे पूर्व जब हमने टेंस चार्ट बनाया था तो आपको बता ही चुके हैं कि इसमें 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, 3 सहायक क्रियाएं होती हैं और 3 सहायक क्रियाओं का जो इसमें यूज किया जाता है वो मेनली कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि वे 3 सहायक क्रियाएँ होती हैं, इज एम आर होती हैं और तीनों सहायक क्रियाएँ जो यूज में ली जाती हैं वो होती हैं इज, एम और आर। अब इन तीनों के यूजेज भी अलग अलग होते हैं, हालांकि इनके आधार पर आपको वाक्य बनाना हमने बता दिया था। इज का प्रयोग जो होता है वह एकवचन कर्ताओं के लिए होता है, एम का प्रयोग आई कर्ता के लिए होता है और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के लिए किया जाता है। इस प्रकार से तीनों सहायक क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस में जिस कार्य की प्रगति चल रही हो, जिस कार्य की जो स्थिति है वह प्रगतिशील हो, वह निरंतर जारी हो, पूरा नहीं हुआ होता है, ऐसे एक्शन, गतिविधि अथवा कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस का जो पैटर्न होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये अचानक से वर्ब की चौथी फॉर्म आपके सामने लिखी गई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, ठीक है ना, और वर्ब की चौथी फॉर्म और अंत में क्या लगाएंगे? उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपको बताया था कि इज का प्रयोग एकवचन कर्ताओं के साथ होता है, एम का प्रयोग आई कर्ता के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ताओं के साथ होता है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा कि जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जिस पैटर्न में लगी हुई है, इस सूत्र में लिखी हुई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा देंगे, बाकी सब यथावत रहेगा। यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट से बाद में आने वाली सहायक क्रियाओं को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे यहाँ पे शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया गया है, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इसके यूजेज पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बोलने के वक्त, जिस समय, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलने के वक्त किसी प्रगतिशील कार्य को बताने में, कोई कार्य जो जारी है वर्तमान में, उस कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं जो निरंतर चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं, ड्राइविंग का मतलब होता है वाहन चलाना, मैं वाहन चलाना सीख रहा हूँ। और इस टेंस के अंदर जो हिंदी अनुवाद होता है पहचान के लिए, वह रहा हूँ, रही है ना, रहे हैं, इस तरीके से रहा हूँ, रही हूँ, ये इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। इसको आप बोल के जब इसका भावार्थ निकालेंगे तो ये आपको देखने में मिलेगा, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, कि मैं वाहन चलाना सीख रहा हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यू जो करता है वह बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ में इज एम आर में से आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है और वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दी गई है। दूसरी बात, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए व्हाट जो है यहाँ पर WH वर्ड शुरू में और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो इसका प्रयोग है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, वह है नियत भविष्य को बताने में, यानी कि फिक्स फ्यूचर को बताने में, जिसमें कोई निकट भविष्य में कोई घटना होने वाली है लेकिन वो नियत है, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह यहाँ आ रही है। तो ये निकट और नियत भविष्य है। जैसे मान लीजिए आज वार है शनिवार, अगले सप्ताह किसी भी वार को वो आ सकती है, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया है कि अगले सप्ताह वह आ रही है। इसका मतलब नेक्स्ट वीक है, जो एक नियत भविष्य है। कैसा भविष्य है? नियत भविष्य। दूसरी बात,
टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं। शी एक वचन है इसलिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई गई है और हेयर यहाँ पर बताया गया है स्थान सूचक शब्द है। इसी प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य है, आर यू फ्लाइंग टू कनाडा टुमारो, क्या आप कल कनाडा जा रहे हैं। आर यू फ्लाइंग, यू के साथ में क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब आर, और प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया है, फिर सब्जेक्ट लिखा है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और टुमारो जो है ये समय को बताता है। आर यू फ्लाइंग टू कनाडा टुमारो, क्या आप कल कनाडा जा रहे हैं। तीसरा जो नियम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वह है परिवर्तन, प्रवृत्ति और विकास को बताने में। परिवर्तन का मतलब चेंज, ठीक है ना, अल्टरेशन। प्रवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, और विकास यानी कि डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों को बताने में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें प्रवृत्ति, विकास और परिवर्तन दिखाया जा सकता है, उनसे समझा जा सकता है। जैसे पहला उदाहरण है, ही इज स्पेंडिंग विंटर इन बंगलोर। ये देखिए, ही इज स्पेंडिंग विंटर इन बंगलोर, इसका मतलब ऋतु जो परिवर्तन है उसके साथ में किसी व्यक्ति की जो एटीट्यूड है उसको स्पष्ट किया गया है कि वह व्यक्ति अपनी जो सर्दियां हैं उनको कहाँ बिता रहा है, बंगलोर में बिता रहा है। ही यहाँ पे एक वचन करता है तो इजएमआर में से इज का प्रयोग हुआ है और स्पेंडिंग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता ही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, योर हैंडराइटिंग, ये गलत, योर हैंडराइटिंग इज इम्प्रूविंग, आपकी हस्तलेखन जो कला है, यही कह सकते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग सुधर रही है, ठीक है ना, इसका मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं। तीसरा है द विलेज, गांव, इज चेंजिंग यानी बदल रहा है, बट स्टिल इज अनडिस्टर्ब्ड, लेकिन अब भी यह किसी प्रकार से व्यवधान में नहीं है, इस पर किसी प्रकार का विचलन नहीं है, व्यवधान नहीं है। द विलेज इज चेंजिंग, गांव बदल रहा है, इसका मतलब परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है उसको इस वाक्य में दिखाया गया है। तो अगला जो नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसको आप अच्छे से नोट डाउन करें कि जब किसी वाक्य में ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली या फॉरएवर, यदि ये एडवर्बियल्स, यदि ये क्रिया विशेषण शब्द आए, यदि किसी वाक्य में आप यह देखते हैं कि उस वाक्य में अगर ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली अथवा फॉरएवर जैसे शब्द आए तो उस वाक्य में आप इन एडवर्बियल्स के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब इनके साथ में प्रयुक्त होगा इन सभी एडवर्बियल्स के साथ, तो इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे। जैसे पहला उदाहरण है, शी इज ऑलवेज, आपको परीक्षा में सिर्फ एडवर्बियल देखना है। अगर आपको ऑलवेज एडवर्बियल नज़र आए नियमानुसार, अगर फॉरएवर दिखाई दे, अगर कंटिन्यूअली दिखाई दे, अगर कॉन्स्टेंटली दिखाई दे, ये चारों जिनको मैंने गोला किया है, ये चारों ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं। अगर ये एडवर्बियल्स क्रिया विशेषण शब्द आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपको तुरंत उस वाक्य में इजएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्रयोग करना है आईएनजी, जिसका मतलब है कि उक्त वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। जैसे इन सभी के भावार्थ हम देखते हैं पढ़ते हुए, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रही है या वह हमेशा शिकायत करती रहती है, इसका मतलब ये उसके आदतन व्यवहार में है। दूसरा है, यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, आप हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहते हैं, ये उस किसी व्यक्ति की आदत है। हिज वाइफ इज कॉन्टिन्यूअली क्राइंग दी डेज, उसकी पत्नी इन दिनों लगातार चिल्ला रही है। इसी प्रकार से दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वे लगातार हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उक्त चारों ही वाक्यों के अंदर आप देख रहे हैं कि इजएमआर और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया गया है।
शी एकवचन करता था इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब, यू बहुवचन करता है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब, हिज वाइफ एकवचन करता है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब, दे बहुवचन करता है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हमने वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया है। इसका मतलब उक्त चारों ही वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब ये बात तो साफ हो गई है कि भाई आप इस प्रकार से टेंस तो भर देंगे, लेकिन आपको ध्यान जो रखना है नियम के अनुसार वह यह है कि इनमें से यदि कोई सी क्रिया विशेषण वाले शब्द आते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्टैटिक होती हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, जो डायनामिक वर्ब होती हैं। दो अलग अलग प्रकार की वर्ब होती हैं। इनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस वर्ब के रूप में नहीं होता है। ठीक है ना। जब कोई वर्ब स्टैटिक हो यानी कि स्थायी हो, स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डायनामिक होती हैं। डायनामिक यानी लगातार गतिशील, जो लगातार अपने व्यवहार के अंदर अपने तौर तरीकों में बदलाव करती रहती हैं। तो डायनामिक और स्टैटिक वर्ब्स के साथ में हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस वर्ब के रूप में उनका प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात उनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं की मैं बात कर रहा था कि जो डायनामिक वर्ब होती हैं या जिनमें आप बदलाव नहीं कर सकते या जिनके आधार पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसी वर्ब्स जो होती हैं वे होती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अपीयरेंस, इमोशंस, पोजीशन एंड थिंकिंग। ऐसी वर्ब जिनसे कोई पूर्व धारणा का निर्माण हो, परसेप्शन, अथवा अपीयरेंस जिनसे किसी चीज का प्रकटीकरण हो, एक्सपोजर, इमोशंस जिसके भावनात्मक पक्ष हो, पोजीशन जिसके अधिकार स्वरूप दिखाई दे, अर्थात थिंकिंग विचारशील, विचारों से संबंधित। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ हम कभी भी उनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कर सकते हैं। ये क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, स्मेल यानी गंध लेना, टेस्ट यानी स्वाद चखना और फील यानी महसूस करना। इसी प्रकार से लुक यानी देखना, रिजेंबल यानी कि समान होना, सीम यानी प्रतीत होना, अपीयर यानी प्रतीत या दिखाई देना। इसी प्रकार से वांट यानी चाहना, डिजायर यानी इच्छा प्रकट करना, विश यानी चाहना, हेट यानी घृणा, होप यानी आशा, लाइक पसंद करना, रेफ्यूज यानी नकारना, बिलीव यानी विश्वास करना, डाउट यानी संदेह की स्थिति पैदा करना, अडोर यानी संभालना, एडमायर यानी प्रशंसा करना, फियर यानी क्या दर्द फियर यानी डर महसूस करना। इस प्रकार से कुछ और भी क्रियाएं हैं। ये तमाम जो क्रियाएं जो मैंने आपके सामने बोर्ड्स पर लिखी हुई हैं, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जा सकता है। बाकी दूसरे टेंस में यदि आप इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो ये नहीं होगा, कभी भी ये सार्थक नहीं होगा। इनके साथ में आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं लगती है। अगर इनमें से किसी वर्ब के साथ में आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो वह सही नहीं होगा, वह उचित नहीं होगा। ये सभी क्रियाएं जो आपके सामने दिख रही हैं, और भी आप देख सकते हैं, थिंक है, सपोज है, एग्री है, कंसिडर है, ट्रस्ट है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, नो है, अंडरस्टैंड है, रियलाइज है, रिकलेक्ट है, बिलोंग है, ओवन, पजेसेस और कंटेन। ये तमाम जो क्रियाएं होती हैं इन सभी का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में किया जा सकता है, और इनके उदाहरण भी आपको अभी देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी एक वर्ब है, स्मेल भी जो वर्ब है, हेट भी जो वर्ब है, बिलोंग्स भी जो वर्ब है, रिमेंबर है, इसी प्रकार से टेस्ट है, थिंक है। ये सारी वे क्रियाएं हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इन सभी क्रियाओं का प्रयोग
हम केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर सकते हैं। अब इन दिए हुए वाक्यों में इन क्रियाओं को पढ़ते हुए हम इनका हिंदी भावार्थ बताएंगे। जैसे वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं। ऐसा सामान्यतया हमारी सामान्य बातचीत में भी होता है कि वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आँखों से देखते हैं। इसी प्रकार से वी स्मेल विद आवर नोज, हम अपने नाक से गंध लेते हैं, ठीक है ना। आई हेट इट, मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे इससे घृणा है। द बुक्स बिलोंग्स टू मी, किताबें मेरे से संबंध रखती हैं। ये बिलोंग्स गलत है, एस हट जाएगा यहाँ पे। द बुक बिलोंग टू मी, किताबें मेरे से संबंध रखती हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है। माई फादर यानी मेरे पिता। द मिल्क टेस्ट सावर, दूध का जो स्वाद है वो खट्टा है। आई थिंक, और मेरा ऐसा विचार है। तो इस प्रकार से इन तमाम उदाहरणों में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में एक्सेप्शनली ये समझा है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो परसेप्शन संबंधी होती हैं, कुछ अपीयरेंस संबंधी होती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं ये सदैव ऐसी क्रियाएं होती हैं जो केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयुक्त की जा सकती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको बता दिए गए हैं।